हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2025 का जो प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स मैगजीन आता है उसके सारे ही करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस मैगजीन में जितना भी यहाँ पर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं सारे ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यू इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका एक्सप्लेनेशन को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस मैगज़ीन के एक एक करंट अफेयर्स का एक एक नॉलेज आपको हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। ये दिसंबर 2025 का मैगज़ीन है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला करंट अफेयर्स दिया हुआ है यह है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। दिया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संदर्भ में विचार कीजिए। यह टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE नाम की जो संस्था है उसके द्वारा ये जारी किया गया। इसमें 115 देशों में 2191 संस्थान शामिल हैं। सर्वाधिक संस्थान अमेरिका के हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आंसर इसका डी है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट ऊपर का जो है ये करेक्ट है। देखिए दिया है यहाँ पर कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो है उच्च शिक्षा से संबंधित ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE के द्वारा जारी किया गया। इस रैंकिंग में कुल 115 देश शामिल किया गया, जिसका 2191 यानी कि 2191 संस्थान इसमें शामिल किया गया। जो अमेरिका है इसका 171 संस्थान है, भारत का 128 संस्थान शामिल है और जापान का 115 संस्थान है। तो भारत का 128 है, इसको तो आप निश्चित रूप से याद रखिए। ठीक है। संस्थान की संख्या के आधार पर अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा संख्या अमेरिका के संस्थान का है, तो अमेरिका इसमें रैंक 1 पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर है और जापान जो है तीसरे स्थान पर है। तो इसके रैंक को आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसमें प्रथम स्थान पर है, MIT द्वितीय स्थान पर है और प्रिंसटन विश्वविद्यालय जो है ये तृतीय स्थान पर है। देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। दिया है कि विश्व में प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK का को प्राप्त है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसको प्रथम स्थान आया है। द्वितीय स्थान जो है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA को इसमें प्राप्त हुआ है और तृतीय स्थान पर जो है प्रिंसटन विश्वविद्यालय USA को ही मिला है। यानी कि जो रैंक 1 है ये ऑक्सफोर्ड को है फर्स्ट रैंक पर और बाकी जो दोनों है ये दोनों USA की संस्थान है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। यह है कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 में शामिल नहीं है। दूसरा है कि भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान IISc बेंगलुरु है। IISc को 201 से 250 की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। उसके बाद भारत में सर्वोच्च स्थान IISc बेंगलुरु का है। IISc बेंगलुरु जो है इसका जो वैश्विक रैंकिंग है इसको 201 से 250 की श्रेणी में रखा गया है। संस्थानों की कुल संख्या के आधार पर भारत जो है दूसरे स्थान पर आ रहा है इसमें, संस्थानों की कुल संख्या के आधार पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो अभी हाल फिलहाल में है इसको तैयार करने के मानकों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षण की गुणवत्ता, दूसरा है शोध वातावरण, तीसरा है शोध की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग प्रभाव। तो इसका जो है स्टेटमेंट सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि शिक्षण गुणवत्ता रैंकिंग का पहला प्रमुख मानक है, यानी शिक्षण गुणवत्ता, ये जो शिक्षण गुणवत्ता है ये रैंकिंग का पहला प्रमुख मानक है। इसके अलावा शोध वातावरण, शोध की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा उद्योग प्रभाव, इन सब को भी जो है रैंकिंग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं की रैंकिंग के संदर्भ में सही कथन चुनिए। भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी शक्तिशाली वायुसेना है। यह रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी किया गया है। तीसरा है कि भारत ने चीन को पीछे इसमें छोड़ा है। तो देखिए इसका भी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन है कि यह वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ये जो रैंकिंग है जिस रैंकिंग की हम लोग चर्चा भी किए तो ठीक है, ये वायुसेनाओं
आपका हाल फिलहाल में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इस संदर्भ में हाल फिलहाल में एक रैंकिंग जारी किया गया है। तो इसके संदर्भ में है कि यह रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। रूस जो है दूसरे स्थान पर है और भारत को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया। चीन को चौथे स्थान पर रखा गया। तो ये काफ़ी चर्चा का भी विषय बना था कि चाइना थर्ड रैंक आना चाहिए, लेकिन भारत चीन को पीछे कर दिया इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के संदर्भ में आपको सही कथन चुनिए। दिया है कि पहली उड़ान 17 अक्टूबर 2025 को हुआ। उड़ान जो है नासिक में भरी गई। उड़ान रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भरा गया था। तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तेजस मार्क 1A स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान जो है 17 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ और यह उड़ान नासिक में भरी गई। उड़ान जो है रक्षा मंत्री की उपस्थिति में आयोजित करवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी वर्ष के संदर्भ में जो है आपको सही कथन चुनना है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। दूसरा है कि इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है किया गया था और ली आयोग जो है ली आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। तीसरा है कि 1 अक्टूबर 2025 को शताब्दी वर्ष समारोह प्रारंभ हुआ। तो देखिए इसका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत किया गया और जो ली आयोग है उसकी संस्तुतियों के आधार पर जो है इस आयोग का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम जो है संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। पहले था संघीय लोक सेवा आयोग, बाद में संघ लोक सेवा आयोग। 1 अक्टूबर 2025 से यूपीएससी का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ। शताब्दी वर्ष समारोह जो है 1 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। तो यूपीएससी जो है अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया और आपका जो ये प्रिय चैनल है यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली, ये अपने दशकीय काल में प्रवेश किया। हम लोग जो है 2026 में इस आपका जो सबसे प्रिय चैनल है ये अपने 10 साल को प्राप्त करेगा। नवंबर के 5 तारीख को 5 नवंबर 2026 को हम लोग जो है इस चैनल के उद्घाटन से लेकर अब तक का जो 10 साल का सफ़र है उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं 2026 के नवंबर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आईएनएस अंद्रोथ के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है। यह इस श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। इसका नाम लक्षद्वीप के अंद्रोथ द्वीप पर रखा गया। तो देखिए आईएनएस अंद्रोथ के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। आमतौर पर मैं इस तरह से बनवाता हूँ ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में वो सब ठीक ही चलता है, लेकिन करंट अफेयर्स में आप हूबहू स्टेटमेंट जान लीजिए तो वही काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर आईएनएस अंद्रोथ जो है पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का युद्धपोत है। ये उथले पानी का युद्धपोत है। उथला मतलब कम गहराई का जो पानी है उसका युद्धपोत है। यह इस श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। इस श्रेणी का पहला जो युद्धपोत है वो है आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अंद्रोथ का नाम लक्षद्वीप समूह के अंद्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए इसे रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। कुल सीटों की संख्या 243 थी। परिणाम जो है 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। तो सारा ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन में कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा 7 अक्टूबर 2025 को की गई थी। चुनाव की घोषणा जो है 7 अक्टूबर 2025 को हुई। चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जो है 6 नवंबर 2025 को 121 सीटों के लिए हुआ। दूसरा चरण जो है 11 नवंबर 2025 को 122 सीटों के लिए हुआ। बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है, इसको आप याद रखिए। मतगणना और परिणाम जो है ये 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। एनडीए जो है उसको 202 सीट प्राप्त हुआ है और अब इस एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, इसको 89 सीट प्राप्त हुआ और ये सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड जो है जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, इसको 85 सीट प्राप्त हुआ और आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसको 25 सीट प्राप्त हुआ। कुल 28 या 29 महिला विधायक निर्वाचित हुई। 28 या 29 इसलिए क्योंकि जो
कल मैं आपको करवाया था जनवरी महीने का मैगजीन, जनवरी 2026 का, उसमें 29 दिया है, इसमें 28 दिया है। तो अलग अलग सोर्स से अलग अलग मैं नेट पे भी चेक किया, तो कहीं 28 है, कहीं 29 है। तो आप अपने लेवल पर इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, या तो वेरीफाई कर लीजिए या ऑप्शन के हिसाब से आप इसको देखिएगा अगर ये पूछ दे। बाकी 28 या 29 महिला विधायक जो है इस बार निर्वाचित हुई हैं, और पिछली बार जो है मात्र 25 महिला विधायक थी। तो इस बार जो है इसमें सकारात्मक वृद्धि हुई है। अब देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। कीर स्टारमर जो है 8-9 अक्टूबर 2025 को भारत की यात्रा की है। यह उनकी प्रधानमंत्री बनने की पहली भारत यात्रा थी। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली भारत यात्रा थी। भारत ब्रिटेन CEPA समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है 8-9 अक्टूबर 2025 को भारत की यात्रा की है। यह उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद की पहली भारत यात्रा है, और इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कि CETA पर हस्ताक्षर हुआ। CETA पर हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद देखिए, भारत ब्रिटेन विजन 2035 को जो है स्वीकार किया गया। भारत ब्रिटेन विजन 2035। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार घाटा $56 अरब का है। इसे 2030 तक जो है दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। इनकी जो यात्रा है 13 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच हुआ। वर्तमान राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना है, और यह एक आधिकारिक भारत यात्रा थी। तो बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है खुरेलसुख उखना। तो 13 से 16 अक्टूबर 2025 को जो है भारत की यात्रा पर आए थे। खुरेलसुख उखना वर्तमान समय में मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है। देखिए कई सारा ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि क्वेश्चन बनाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, सिंगल स्टेटमेंट है और कोई काम का चीज़ नहीं है, तो फिर भी जो भी बेस्ट हो सकता है वो क्वेश्चन के फॉर्म में करवाने की मैं कोशिश किया। तो आप लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रख लीजिए जो कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो जिसकी। भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य बनने के संदर्भ में आपको सही कथन को चुनना है। जो भारत है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य बनने के संदर्भ में चुनिए सही कथन। भारत जो है 7वीं बार सदस्य निर्वाचित हुआ। परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। नया कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा। तो इसका भी जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भारत जो है 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है सदस्य निर्वाचित हुआ है। इस परिषद में जो है कुल 47 सदस्य देश शामिल हैं, और भारत का जो नया कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ है, और ये जो कार्यकाल है ये 31 अक्टूबर 2028 तक का जो है ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गाजा शांति शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये जो सम्मेलन है गाजा शांति शिखर सम्मेलन, ये 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। आयोजन स्थल मिस्र जो है उसका शर्म अल शेख था, और सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका ने की। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये टॉपिक, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत ज़्यादा ट्रंप की चाटुकारिता किए थे। इसी सम्मेलन में बहुत ज़्यादा तारीफ़ के पुल बांधे थे, तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम चर्चा का विषय बना था। तो इसको याद रखिए कि गाजा शांति शिखर सम्मेलन जो है मिस्र में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो है गाजा शांति शिखर सम्मेलन 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन जो है मिस्र का जो शर्म अल शेख शहर है वहाँ पर हुआ था, और सम्मेलन की अध्यक्षता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। इसकी जो सह अध्यक्षता है ये मिस्र के द्वारा किया गया था। सम्मेलन में कुल 30 देशों ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था, और समझौते में जो है हमास को शासन प्रक्रिया से बाहर रखा गया। गाजा के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत जो है आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास जो है ये हमला कर दिया था इजरायल पर, और उस समय से जो है युद्ध की शुरुआत हुई। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये इजरायल और फ़िलिस्तीन में जो हमास है उसके बीच शांति के लिए हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यही है कि इजरायल इसमें खुद शामिल नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा जो है नाटो की तर्ज पर किए गए रणनीतिक रक्षा समझौते के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। पाकिस्तान के द्वारा नाटो की तर्ज पर जो एक रणनीतिक रक्षा समझौता किया गया उसके बारे में देखिए। यह समझौता सऊदी अरब के साथ किया गया। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समझौते के तहत एक दूसरे की रक्षा का दायित्व होगा। तो बिल्कुल ये सारा ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, यह समझौता नाटो की तर्ज पर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। समझौते के अनुसार किसी एक देश पर हमला दोनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों देश मिलकर प्रतिक्रिया देंगे। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में आपको बात कर देखनी है। स्टेटमेंट देखिए, दिया हुआ है कि सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित हुआ। आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया था और तिमोर लेस्ते 11वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो सारा ही स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है ये 26 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित करवाया गया। सम्मेलन का आयोजन जो है कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है वहाँ पर हुआ था। यानी कि जो आसियान शिखर सम्मेलन है 2025 वाला 47वां, ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इस सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते जो है ये आसियान का 11वां सदस्य बना। अभी तक 10 सदस्य देश था, अब 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के द्वारा किया गया था। सम्मेलन का थीम क्या था? समावेशिता और स्थिरता। वर्ष 2026 में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है फिलीपींस के पसाई सिटी में किया जाएगा। तो फिलीपींस में जो है ना अब 2026 में ये आयोजन किया जाएगा फिलीपींस के पसाई सिटी में आसियान का शिखर सम्मेलन। देखिए 2026 का सम्मेलन का थीम क्या रहेगा आगे जो होने वाला है, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। नेविगेटिंग आवर फ्यूचर जो है ये इस बार का थीम रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान संगठन की स्थापना और सदस्यता के संदर्भ में कथन को चुनना है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई और प्रारंभिक सदस्य देश 5 थे। तो देखिए इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है कि आसियान की जो स्थापना ये 8 अगस्त 1967 ईस्वी को 1967 में किया गया था। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी और प्रारंभिक सदस्य देश कौन सब था? तो एक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यही 5 देश है जो कि स्टार्टिंग में इसका मेंबर था। और उसके बाद जो है 1984 ईस्वी में ब्रुनेई इसका छठा देश बना सदस्य। 1995 में वियतनाम शामिल हुआ। 1997 में लाओस और म्यांमार भी शामिल हुआ। 1999 में कंबोडिया शामिल हुआ और 2025 में तिमोर लेस्ते अब इसका जो है 11वां सदस्य बन गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया है, मलेशिया के नीचे सिंगापुर है। तो ये जितना भी, और यहाँ पर जो कई सारा द्वीप है जो इंडोनेशिया का है, यहाँ फिलीपींस है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर 10 देश था उसमें अब तिमोर लेस्ते जो है एक नया देश इसमें शामिल हो गया है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान भारत 22वें शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आपको सही कथन को चुनना है। 22वां शिखर सम्मेलन, देखिए सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया था। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो अभी हाल फिलहाल में सम्मेलन हुआ आसियान का, उसी के साथ भारत भी चूँकि इसमें शामिल होता है सदस्य देश के रूप में नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन जो विजिटिंग गेस्ट के रूप में शामिल होता है। तो उसमें आसियान भारत शिखर सम्मेलन अलग से बैठक होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इस सम्मेलन के दौरान वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है। घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आपको कथन दिया गया कि सम्मेलन जो है 27 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। उसी सम्मेलन में आसियान के ही साथ साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी होता है उसी दौरान अलग से, तो वहीं स्थल भी वही रहेगा। तो दिया है कि सम्मेलन जो है 27 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। दूसरा है कि आयोजन स्थल कुआलालंपुर था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो इसका भी जो है उपयुक्त सारा स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा
ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत के वस्तु व्यापार के संदर्भ में आपको कुछ कथन पर विचार करना है। वस्तुगत निर्यात जो है 220 अरब डॉलर रहा। वस्तुगत आयात 375 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटा 154 अरब डॉलर रहा। तो इसका जो है सारा स्टेटमेंट सही है। आपको सिर्फ जो मोटा मोटा जो रफ आइडिया है वो बस आपको रहना चाहिए। जो वस्तुगत निर्यात है वो 220 अरब डॉलर यानी कि 200 से पार रहा, और वस्तुगत आयात जो है ये 350 से थोड़ा सा ज़्यादा रहा। एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि भारत को घाटा हुआ, व्यापार घाटा हुआ, और ये घाटा कितना हुआ 154.98 अरब डॉलर का, यानी कि 150 अरब डॉलर के आसपास का घाटा हुआ। रफ आइडिया याद रखने के लिए देखिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2025 तक वस्तुगत निर्यात जो है 220 अरब डॉलर रहा। यह निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 3.01% अधिक रहा, यानी कि निर्यात जो है 3% के रेंज में ज़्यादा रहा। इसी अवधि में वस्तुगत आयात 375 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की अवधि से 4.53% अधिक रहा, यानी कि आयात जो हम लोग किए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, यानी कि 4.53% पिछले साल की तुलना में इस बार बढ़ गया। आयात निर्यात से अधिक होने के कारण व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। आयात जो है वो ज़्यादा हुआ तो व्यापार घाटा होगा। वस्तुगत व्यापार घाटा 154.98 अरब डॉलर का रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत के सेवा व्यापार के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है कि सेवा निर्यात 193 अरब डॉलर रहा। सेवा आयात 97 अरब डॉलर रहा। सेवा व्यापार में अधिशेष दर्ज किया गया। तो देखिए यहाँ पर सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि पहली छमाही में सेवा निर्यात 193 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि जो है 6.13% की वृद्धि हुई पिछली वर्ष की तुलना में। इसी अवधि में सेवा आयात जो है ये 97 अरब डॉलर रहा, जो कि 0% बढ़ा, यानी कि उतना ही था जितना पिछले साल था। और सेवा निर्यात जो है आयात से अधिक रहा। इस कारण व्यापार शेष जो है सेवा के मामले में व्यापार में जो है अधिशेष दर्ज किया गया। सेवा व्यापार अधिशेष लगभग 95.50 अरब डॉलर जो है ये रहा। तो ये है। अब देखिए वस्तु और सेवा को अगर मिलाकर हम लोग देखेंगे तो कुल निर्यात जो है 413 अरब डॉलर का रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 4.45% की वृद्धि हुई। कुल आयात जो है 472.79 अरब डॉलर रहा। देखिए यहाँ 413 अरब डॉलर निर्यात किए और आयात ज़्यादा कर लिए 472.79 अरब डॉलर, और यहाँ भी पिछले साल की तुलना में 3.55% की जो है वृद्धि हुई। तो कुल जो है ओवरऑल व्यापार घाटा होगा, और व्यापार घाटा कितना हुआ 59.48 अरब डॉलर वस्तु और सेवा दोनों को मिलाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा दोनों को मिलाकर कुल व्यापार के संदर्भ में आप सही कथन चुनिए। तो वही सेम क्वेश्चन है कि कुल निर्यात 413 अरब डॉलर रहा, कुल आयात 472 अरब डॉलर रहा, और कुल व्यापार घाटा जो है 59.48 अरब डॉलर रहा। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर कुल निर्यात 413 अरब डॉलर रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.5% अधिक था। कुल आयात जो है 472 अरब डॉलर रहा। आयात में लगभग 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल व्यापार घाटा जो है 59.48 अरब डॉलर रहा। नेक्स्ट देखिए भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। मार्च 2025 के अंत में विदेशी ऋण 735 अरब डॉलर था। जून 2025 के अंत में विदेशी ऋण 747.2 अरब डॉलर रहा। यह आंकड़ा आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, सारा ही स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि आरबीआई के अनुसार, आरबीआई का रिपोर्ट जारी हुआ जिसके अनुसार मार्च 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जो है 735 अरब डॉलर था। जून 2025 के अंत में यह बढ़कर 747.2 अरब डॉलर जो है ये हो गया। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए कि 23 नंबर का क्वेश्चन कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन की अवधि जो है 2025-26 से 2030-31 तक है, यानी कि कौन सा मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो 2025-26 से 30-31 तक है। कैबिनेट की मंजूरी जो है 1 अक्टूबर 2025 को दी गई।
प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। तो सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि जो है 2025-26 से शुरू हुआ है और 2030-31 तक ये निर्धारित किया गया है। मिशन को 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मिशन का शुभारंभ किया गया। मिशन का क्या उद्देश्य है? दालों के आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन को जो है बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कुल वित्तीय आवंटन जो है 11,440 करोड़ रुपया है। दलहन क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। तो हाँ, और उसके बाद उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि मिशन के तहत कुल वित्तीय आवंटन 11,440 करोड़ रुपया जो है किया गया है। दलहन जो है दलहन खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादकता को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत क्या है? विश्व में दालों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता देश भी है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी के संदर्भ में आपको विचार करना है कि गेहूं का एमएसपी जो है 2585 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। गेहूं का के एमएसपी में 160 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है और चना और जौ का जो एमएसपी है इसमें भी वृद्धि की गई है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा की। गेहूं का जो एमएसपी है ये 160 रुपये बढ़ा दिया गया है और अब ये हो गया है बढ़ के 2585 रुपये 2585 रुपये प्रति क्विंटल। चना का जो एमएसपी है ये भी बढ़कर जो है अब 5875 रुपये कर दिया गया है प्रति क्विंटल। जौ का एमएसपी जो है ये बढ़ाकर 2150 रुपये यानी कि 2150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एमएसपी से संबंधित सिफारिशें किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। एमएसपी से संबंधित सिफारिशें किस आयोग के द्वारा किया गया? तो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देखिए फोर्ब्स इंडिया 2025 फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के शीर्ष धनी व्यक्तियों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है, सावित्री जिंदल ये तीसरे स्थान पर है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे धनी भारतीय व्यक्ति हैं, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं और सावित्री जिंदल तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर सावित्री जिंदल जो है बहुत सारे लोग आप लोगों में से नहीं जान रहे होंगे, तो इसको आप जो है याद रखिए, तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल है। देखिए यहाँ पर दिया कि भारत और भूटान के बीच नए रेलवे रूट्स के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। समत्से को बानरहाट से जोड़ा जाएगा, गलेफू को कोकड़ाझाड़ से जोड़ा जाएगा। दोनों परियोजनाएं सीमा पार रेलवे से संबंधित हैं। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत और भूटान की बात हो रही है, तो भारत भूटान के बीच जो नया रेलवे रूट्स है एक्सप्लेनेशन देखिए भारत और भूटान के बीच 2 नए रेलवे रूट्स के लिए समझौता हुआ है। भूटान का जो शहर है समत्से शहर, भूटान का एक शहर है समत्से शहर, उसको पश्चिम बंगाल के बानरहाट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इस रूट की लंबाई 20 किलोमीटर जो है ये होने वाली है। और भूटान का ही जो है एक गलेफू शहर है, इसको असम के कोकड़ाझाड़ से जो है जोड़ा जाएगा। तो भूटान का जो समेत्सु शहर है, समेत्सु शहर, इसको पश्चिम बंगाल के बानरहाट से जोड़ा जाएगा और गलेफू शहर जो है इसको असम के कोकड़ाझाड़ से जोड़ा जाएगा। अच्छा, और इसकी जो लंबाई है ये 69 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों यानी कि UNTCC के सम्मेलन के संदर्भ में आपको सही कथन को चुनना है। तो UNTCC दिया है कि सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच हुआ। आयोजन स्थल नई दिल्ली था और भारत सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश है। तो देखिए इसका जो है सही जवाब सारा सही है। दिया हुआ है यहाँ पर कि हाल ही में UNTCC का सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। UNTCC का क्या फुल फॉर्म है? UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। तो सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र
शांति अभियान के तहत हर देश अपना कुछ सैनिक जो है संयुक्त राष्ट्र को देता है, ताकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में जाके वो जो है शांति स्थापित कर सके। तो भारत इसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है, और अभी इसका जो सम्मेलन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। UNTCC का फुल फॉर्म UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। चलिए, हाल ही में जो है प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में आप विचार कीजिए। NCC के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स को बनाया गया है, CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन को बनाया गया है, और RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि वीरेंद्र वत्स जो है इनको NCC का नया महानिदेशक बनाया गया, प्रवीर रंजन को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया, और शिरीष चंद्र मुर्मू इनको जो है RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। हालिया पुरस्कारों के बारे में आपको विचार करना है। देखिए, दिया है कि 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है अहमदाबाद में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज़ को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को मिला है। तो देखिए, इसका सही जवाब तीनों ही हो जाएगा। दिया है यहाँ पर आपको कि 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार का जो समारोह है ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज़ को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे वो किरण राव हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो आलिया भट्ट जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उनको मिला है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, C8 क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है कि देखिए, इसमें दिया है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जो रूट को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन बने, और पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर संजू सैमसन बने। तो इसका जो है सही जवाब तीनों ही है। दिया हुआ है यहाँ पर कि C8 क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार जो है 2025 हाल फिलहाल में प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जो रूट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन बने, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज जो है मैट हेनरी बने। देखिए, पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर जो है संजू सैमसन बने। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंदाना बनी है, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। तो याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ 2025 के संदर्भ में आपको सही कथन पर विचार करना है। यह पुरस्कार सुनील अमृत को दिया गया। पुस्तक का नाम था द बर्निंग अर्थ। पुस्तक पर्यावरणीय इतिहास से संबंधित है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ 2025 प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ 2025। उन्हें यह पुरस्कार द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना होगा, द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ये जो पुस्तक है ये सुनील अमृत के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ठीक है। यह पुस्तक पिछले 500 वर्षों के पर्यावरणीय इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। विज्ञान श्री पुरस्कार 9 वैज्ञानिकों को दिया गया है, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा हाल फिलहाल में की गई है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। ये जो विज्ञान रत्न है ये आपको याद रख लेना चाहिए, जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। विज्ञान श्री पुरस्कार जो है ये 9 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये 14 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। देखिए, हाल ही में हुए प्रमुख निधन के संदर्भ में आपको विचार करना है। रायला ओडिंगा केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री थे। एकनाथ बसंत चिटनिस इसरो के वैज्ञानिक थे। राजमाता सिरिकित ये थाईलैंड की पूर्व महारानी थी। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
देखिए दिया हुआ है कि रायला ओडिंगा ये जो है केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। एकनाथ बसंत चिटनिस ये इसरो के वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन हुआ। और राजमाता सिरिकित ये थाईलैंड की पूर्व महारानी थी। राजमाता सिरिकित ये थाईलैंड की पूर्व महारानी थी, तो इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवसों के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर जो है इसको मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अगला है कि विश्व पशु दिवस जो है 4 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। क्या मतलब? ये तो क्वेश्चन है, तो देखते हैं आंसर बाद में। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है, राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह। और ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। देखिए विश्व पशु दिवस ये जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस। विश्व डाक दिवस में कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये हो गया ये। अब देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, एस.वाई. कुरैशी के द्वारा लिखी गई है, पहला स्टेटमेंट है। फाइंडिंग माई वे ये मलाला यूसुफजई की कीर्ति है। और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक का ये नाम है तीनों ही। देखिए यहाँ पर दिया है कि डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, ये एस.वाई. कुरैशी के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है। फाइंडिंग माई वे ये मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स ये जॉर्जिया मेलोनी की जो है आत्मकथा है, इटली की प्रधानमंत्री है। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स ये जो है जॉर्जिया मेलोनी लिखी हैं। और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखा गया है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। एक और पुस्तक है हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई कृति है। हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर, सुधा मूर्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो अब क्या हो गया है देखते हैं। देखिए नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया, नाम परिवर्तन ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा है। तो इसका तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। यह नाम परिवर्तन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। हालिया सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में आपको सही कथन पर विचार करना है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। और जिमेक्स अभ्यास जो है जापान के योकोसुका बंदरगाह पर जो है हुआ है। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। समुद्र शक्ति इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो समुद्र शक्ति कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जिमेक्स जो है युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित होता है और ये योकोसुका बंदरगाह जापान में आयोजित हुआ है, जिमेक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसका जो आयोजन है ये गुवाहाटी में हुआ। भारत की तन्वी शर्मा रजत पदक इसमें जीती है। ये बैडमिंटन से जुड़ा है, तो सीधा आपको ये याद रखना होगा कि ये तन्वी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं जिनको रजत पदक मिला है और 17 वर्षों बाद किसी भारतीय बालिका ने पदक जीता। तो इसका सारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन कि विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। भारत की जो तन्वी शर्मा है इनको रजत पदक मिला है और 17 वर्षों के बाद जो है किसी भारतीय बालिका को कोई भी पदक जो है प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। ईरानी कप 2025 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसका आयोजन नागपुर में हुआ है। विदर्भ की टीम विजेता बन गई है
और यह घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो ईरानी कप किस खेल से जुड़ा है? तो पहला क्वेश्चन ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, सारा ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो ये क्रिकेट से जुड़ा है और आयोजन अभी हाल फिलहाल में नागपुर में हुआ और विदर्भ की टीम इसमें जीत गई। तो देखते हैं हम लोग कि ईरानी कप 2025 का आयोजन नागपुर में हुआ, विदर्भ की टीम इसमें विजेता बनी और ईरानी कप जो है एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे आ जाइए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है। देखिए, इसका आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच जो है नई दिल्ली में हुआ है। शुभंकर का नाम विराज, जो कि एक हाथी है, वो था। पदक तालिका में ब्राज़ील जो है प्रथम स्थान पर रहा। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन है इसका सही, सारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का शुभंकर जो है विराज था। ये जो विराज है प्रतियोगिता का शुभंकर था और ये विराज एक हाथी है, जो कि टी शर्ट वगैरह पहना हुआ है, सूंड है अच्छे से, ह्यूमनाइड एलिफेंट आप बोल सकते हैं, जो कि इंसान के रूप में है। पदक तालिका में ब्राज़ील जो है ये सबसे ज़्यादा 44 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। तो ब्राज़ील रैंक 1 पे आया, जो कि 15 स्वर्ण जीता। चीन जो है 52 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ब्राज़ील 44 पदक जीता, लेकिन इसका स्वर्ण ज़्यादा है, और चीन 52 पदक जीता, लेकिन ये दूसरे स्थान पर है क्योंकि इसका जो है स्वर्ण मात्र 13 है। और भारत जो है इस पदक तालिका में कितने 22 पदक टोटल जीता और 10वें स्थान पर रहा। तो भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर आइए। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित देशों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, यह घोषणा WHO के द्वारा किया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा हाल फिलहाल में जो है जॉर्जिया जो देश है उसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, और ये जो घोषणा अभी हाल फिलहाल में किया गया है, सबसे लेटेस्ट घोषणा है। उसके बाद देखिए, भारत में नए रामसर स्थलों के संदर्भ में आपको कथन चुनना है कि गोकुल जलाशय ये बक्सर में स्थित है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, और दोनों बिहार के जो है रामसर स्थल हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तीनों ही। देखिए, यहाँ पर दिया कि गोकुल जलाशय बक्सर जिले में स्थित है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 6 हो गई है। ध्यान रखना है कि इस मंथ का जो मैगजीन है इसमें यहाँ पर 5 की संख्या ही दिया हुआ था, चूँकि आपको जो जनवरी 2026 का मैगजीन में करवाया हूँ तो वहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर मैं इसको 6 कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैगजीन के हिसाब से मात्र 5 था। तो आप इसको अपडेटेड करंट अफेयर्स के लिए जो है इसकी जो अगले बार मंथ का मैगजीन है जनवरी 2026 वाला, उसको आप देखिए। और पूरे भारत में जो है अब 96 रामसर स्थल, तो ये अभी वर्तमान का ही डाटा है, लेटेस्ट, यानी कि बिहार में 6 है रामसर स्थल और ओवरऑल पूरे देश में जो है 96 रामसर स्थल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही कथन क्या है? साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये लास्लो क्रास्नाहोरकाई को प्राप्त हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है, दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है। शांति का मिला है मारिया कोरिना मचाडो को और साहित्य का मिला है लास्लो क्रास्नाहोरकाई को। तो देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में ही कर दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार 2025 की विजेता सूची में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चिकित्सा। देखिए, चिकित्सा में जो है मेडिसिन फील्ड में या साइकोलॉजी में जो है साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी में जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो विजेता है ये है मैरी ई ब्रंको, ये पहली विजेता। दूसरे विजेता फ्रेड रम्सडेल और तीसरे विजेता सिमोन साकागुची। देखिए, तो ये तीनों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी ई ब्रंको, उसके बाद फ्रेड रम्सडेल और सिमोन साकागुची। इसको आप अपने तरीके से जो है याद रखने की कोशिश कीजिए, कोई कोडिंग वगैरह करके। इनका योगदान क्या था? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस और नियामक टी कोशिकाओं, टी सेल्स जो है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को खुद पर हमला करने से रोकती है। यानी कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस
और नियामक टी कोशिकाओं यानी कि रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है खुद पर हमला करने से रोकती है। तो इसके लिए जो है फिजियोलॉजी और या फिर मेडिसिन के लिए जो है चिकित्सा फील्ड में नोबेल मिला है इन तीनों को। अब देखिए भौतिकी के क्षेत्र में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में विजेता कौन है? जॉन क्लार्क, दूसरे हैं मिशेल एच डेवोरेट और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस। इन तीनों को जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। योगदान क्या था? विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण यानी कि एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला। रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री, उसमें देखिए विजेता है सुसुमु कितागावा जो है ये इनको रसायन विज्ञान के लिए मिला है। और रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, इन तीन व्यक्तियों को जो है रसायन विज्ञान के लिए मिला है। किसको? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इनका योगदान था धातु कार्बनिक ढांचे यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए, जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा और गैस भंडारण में किया जाता है। अब देखिए साहित्य या लिटरेचर में किसको मिला है? विजेता है लास्लो क्रास्जना होर्काई। तो ये हंगरी के व्यक्ति हैं और इनका योगदान क्या है? उनके दूरदर्शी और दार्शनिक साहित्यिक कार्यों के लिए जो है कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। तो चलिए जो भी है लास्लो क्रास्जना होर्काई नाम से तो जो महिला है पुरुष है मेल फीमेल का पता भी नहीं चल पाएगा, इसके लिए आपको उनका फ़ोटो देखना होगा। शांति का जो पीस नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी विजेता मारिया कोरिना मचाडो इनको मिला है। ये महिला हैं और ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता। तो इनका योगदान क्या है कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए जो है संघर्ष इनका करना था, जिसकी वजह से इनको मिला है मचाडो को। धूम मचा लो, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंसेस। तो विजेता इसमें कौन थे अर्थशास्त्र के लिए? जोएल मोकिर जो हैं ये अर्थशास्त्र के लिए विजेता है। दूसरे नंबर पर फिलिप एग्लियन और तीसरा है पीटर होविट। इन तीनों को मिला है अर्थशास्त्र के लिए। योगदान क्या था? नवाचार संचालित आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांतों की व्याख्या के लिए। अब देखिए सभी पुरस्कार 10 दिसंबर 2025 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित आधिकारिक समारोह में प्रदान किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के द्वारा जारी किया गया। कौन सा रिपोर्ट? नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025। भारत 2030 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बनेगा। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन जाएगा और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक लगभग जो है 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के संदर्भ में जो है कथन पर विचार कीजिए। इसका आयोजन अबू धाबी UAE में हुआ है। यह 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच संपन्न हुई। इसका थीम परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी UAE में हुआ है। यह सम्मेलन 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का थीम परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है। IUCN के नवीनतम सदस्य के संदर्भ में आपको कुछ कथन पर विचार करना है कि हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य जो है तुवालू बना है। इसके अलावा अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबोन और जिम्बाब्वे ने भी सदस्यता ग्रहण की। IUCN का यह सम्मेलन अबू धाबी UAE में संपन्न हुआ। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है हाल ही में IUCN का जो 90वां सदस्य देश है वो कौन बना है? तुवालू। इसके अलावा अर्मेनिया भी इसका सदस्य बना है, ताजिकिस्तान भी बना, मार्शल आइलैंड, गैबोन और जिम्बाब्वे ये सब भी सदस्य बना
और उसी सेशन में तुवालू भी सदस्य बना, लेकिन संख्या के हिसाब से सबसे लास्ट में बना होगा, तो ये 90th बन गया, 90वां सदस्य। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आईयूसीएन का जो यह सम्मेलन है अबू धाबी यूएई में संपन्न हुआ। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, इसको आप याद रख लीजिए। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और आईयूसीएन की स्थापना 1948 में किया गया था और इसी संस्था के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, विश्व में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट या लिस्ट कंसर्न इस तरह का जो सूची है वो इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए आईयूसीएन का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी #23/423 पहल के संदर्भ में विचार कीजिए। ये एक इनिशिएटिव है, ये एक पहल का नाम है। इसके बारे में देखिए, यह पहल स्नो लेपर्ड से संबंधित है। इसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ाना है। यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, दिया है इसका एक्सप्लेनेशन कि #23/423 जो इनिशिएटिव है, पहल है भारत का अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो हिम तेंदुआ है उसके लिए ये है। तो हिम तेंदुआ दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 23 अक्टूबर को। तो इस बार का 2025 में भी हम लोग मनाए, तो हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाते हैं। तो उसी दिन जो है इसको राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में चलाया गया, जिसमें नागरिकों को हिम तेंदुआ के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए 23 मिनट की शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यह अभियान भारत की पहली राष्ट्रीय हिम तेंदुआ जनगणना के जारी होने के साथ ही शुरू किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो है इसको और सहयोगियों के द्वारा ये आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य इन मायावी विशालकाय बिल्लियों और उनके उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण प्रयासों को उजागर करना था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि हाल ही में खोजे गए नए पौधे के संदर्भ में विचार कीजिए। अभी हाल फिलहाल में जो है एक पौधा खोजा गया है जिसका नाम है टेट्राटेनियम मैनिलियानम। टेट्राटेनियम मैनिलियानम, ये जो नाम का जो पौधा है ये दूसरा स्टेटमेंट है कि गाजर परिवार से क्या संबंधित है ये। तीसरा है कि इसकी खोज केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है कि केरल का जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर गाजर परिवार की एक नए पौधे की खोज किया गया है और इसका नाम क्या है? टेट्राटेनियम मैनिलियानम। टेट्राटेनियम मैनिलियानम नाम का गाजर का एक नए पौधे की प्रजाति को खोजा गया है। अब देखिए महाराष्ट्र का जो समुद्री तट है उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है हाल फिलहाल में। तो इसके संदर्भ में विचार करना है कि कुल 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है क्या। दूसरा है कि श्रीवर्धन नागांव रायगढ़ जिले में है, यानी कि श्रीवर्धन और नागांव ये रायगढ़ जिले में है, और परनाका ये पालघर जिले में है, तथा गुहागर और लाडघर ये रत्नागिरी जिले में है। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, 5 को। रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन और नागांव स्थित है। जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर 2 है, श्रीवर्धन और नागांव। पालघर जिला में परनाका स्थित है और रत्नागिरी जिले में गुहागर और लाडघर स्थित है। यह प्रमाणन जो है डेनमार्क की एक संस्था है FEE, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। FEE का फुल फॉर्म हो गया फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना एनवायरमेंटल ये है, यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आइए। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। यह पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए दिया गया। मैरी ई ब्रूको इसमें शामिल थी। फ्रेड रामस्टेल और रिमोन साकाबगुची को भी यह पुरस्कार मिला है। तो इसका जो सही जवाब है, इससे पहले पूरा लिस्ट ही आपको मैं दिखा दिया, तो उसको आप फिर से देख लीजिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए दिया गया। यह पुरस्कार मैरी ई ब्रूको
फ्रेड रामस्टेल और रिमोन साकाबगुची को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है, इसके संदर्भ में आपको सही कथन पर विचार करना है कि यह क्वांटम टनलिंग से संबंधित शोध के लिए दिया गया। जॉन क्लार्क इसमें शामिल थे, मिशेल एच डेबारोट और जॉन एम मार्टिनिस को भी यह सम्मान दिया गया। तो सही कथन इसका है, तीनों ही बिल्कुल सही कथन है। देखिए यहाँ पर दिया है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार, ऊपर का जो भी था उसको भी आप सही कर लीजिए। ये जो डी है ये सारा ही सही है। तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में विचार करना था, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है 2025 वाला, डिजिटल तकनीक को आगे बढ़ाने वाली क्वांटम टनलिंग पर शोध के लिए दिया गया। यह पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबारोट और जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया। रिचर्ड रॉबसन यह पुरस्कार मिला और एस कितागावा और उमर एम यागी भी सम्मानित हुए। तो इसका सही जवाब सारा ही हो जाएगा ऊपर। तो ठीक है, चलिए तो ये सारा ही स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया। यह पुरस्कार रिचर्ड रॉबसन, एस कितागावा और उमर एम यागी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। भुगतान प्रणाली नियामक बोर्ड यानी कि पीआरबी के अध्यक्ष के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह बोर्ड यानी कि जो पीआरबी है, भुगतान प्रणाली नियामक बोर्ड, यह बोर्ड भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देखरेख करता है। इसके अध्यक्ष संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इसका सही जवाब तीनों ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि भुगतान प्रणाली नियामक बोर्ड पीआरबी देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देखरेख करता है। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इसका फुल फॉर्म हुआ, यानी कि पीआरबी का फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिलों के चयन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कम उत्पादकता वाले जिले चयन का पहला आधार है। दूसरा आधार मध्यम फसल सघनता वाले जिले हैं। रेन तक औसत से कम पहुंच वाले जिले भी इसमें शामिल होंगे। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, इसके अंतर्गत 100 आकांक्षी जिलों का चयन किया जाएगा। चयन का पहला आधार जो है वो है कम उत्पादकता वाले जिले। दूसरा आधार क्या है, मध्यम फसल सघनता वाले जिले। और तीसरा आधार है रेन तक औसत से कम पहुंच वाले जिले। तो इस तरह से ये भी आपको हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यूनेस्को विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क, इसके संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में आपको चुनना है। यूनेस्को विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क, देखिए यहाँ पर दिया कि शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट जो जैव मंडलीय रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, क्या वो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, इसे यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। तीसरा, इसके बाद भारत में ऐसे रिजर्व की संख्या 13 हो गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि शीत मरुस्थल, इसका आंसर तीनों ही सही है, सारा ही सही है, आप समझ लीजिए। देखिए शीत मरुस्थल जैव मंडलीय रिजर्व जो है, यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, UNWNBR में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद भारत में सूचीबद्ध जैव मंडल या रिजर्व की संख्या अब 13 हो गई है। इसको याद रख लीजिए, 12 पहले था, अब इसमें एक और जुड़ गया, अब ये 13 हो गया है। यानी कि टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को में शामिल है। अब देखिए यूनेस्को, क्वेश्चन नंबर 57, NCRB अपराध आंकड़ों के संदर्भ में आपको NCRB का जो अपराध का आंकड़ा है उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। 2023 में साइबर अपराधों में 2022 की तुलना में वृद्धि हुई। दूसरा, साइबर अपराध में वृद्धि 31.2% रहा। 2019 की तुलना में 2023 में छात्रों की आत्महत्या में वृद्धि हुई है। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि NCRB जो है
उसके अनुसार 2023 में साइबर अपराध में 2022 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है और ये जो वृद्धि है ये 31.2% की वृद्धि दर्ज की गई। 2019 की तुलना में 2023 में जो है छात्रों की आत्महत्या की संख्या 34% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। चूना पत्थर के वर्गीकरण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। खान मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है। चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित कर दिया गया है और इसका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि खान मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत हाल फिलहाल में किया गया, तो चूना पत्थर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो देखिए भारत ने ISA के साथ एक अनुबंध किया है। यह हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज से संबंधित है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो इसका जो सही जवाब है, तीनों ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण यानी कि ISA के साथ एक अनुबंध किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण यानी ISA के साथ यह अनुबंध हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण से संबंधित है। पॉलीमेटालिक जो सल्फाइड पॉलीमेटालिक सल्फाइड है उसके अन्वेषण से जुड़ा हुआ एक भारत जो है समझौता किया है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA के साथ। और ये जो है हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज में जो है अन्वेषण किया जाएगा। भारत इस प्रकार के 2 अनुबंध करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अमेरिका में दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने के संदर्भ में आपको कथन चुनना है कि यह निर्णय कैलिफोर्निया राज्य ने लिया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। दीपावली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है वो दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। अब यहाँ पर तो आपको बाकी 2 राज्य कौन सा है वो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको अपने तरफ से होमवर्क देता हूँ कि यहाँ पर आप वो 2 राज्य भी नेट पर से देखकर गूगल करके देखिए और यहाँ पर आप उसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, या जो भी है इसको याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है कि हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। इसका उद्घाटन चीन के द्वारा किया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल है और इसका उद्घाटन चीन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। एम्बर रिपोर्ट के अनुसार कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में सही कथन को आपको चुनना है। चीन में गिरावट को संरचनात्मक बताया गया है। भारत में गिरावट को अस्थायी बताया गया है। यह आकलन ब्रिटेन स्थित ऊर्जा थिंक टैंक ने किया है। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एम्बर रिपोर्ट के बारे में ये दिया हुआ है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एम्बर रिपोर्ट ब्रिटेन स्थित ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में गिरावट संरचनात्मक है। भारत में यह गिरावट अस्थायी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हाल फिलहाल में आयोजित किया गया। तो उसके संदर्भ में कि यह आयोजन पलाऊ देश के द्वारा किया गया। इसमें लाइफाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और डेटा का प्रसारण प्रकाश के माध्यम से किया गया है। तो ये जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ देश के द्वारा आयोजित किया गया। लाइफाई तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है और लाइफाई के माध्यम से प्रकाश का उपयोग करके डेटा का प्रसारण इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। रूस के द्वारा प्लूटोनियम समझौता से हटने के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। प्लूटोनियम समझौता, यह समझौता अमेरिका के साथ था। रूस ने इससे हटने का निर्णय लिया है। यह हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो चलिए जो भी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, तीनों ही कथन इसका सही है। देखिए दिया है कि रूस ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते से हटने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। देखिए यूनेस्को के द्वारा विश्व के पहले चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम के संदर्भ में सही कथन को चुनना है आपको। इसका शुभारंभ यूनेस्को के द्वारा किया गया। इसका शुभारंभ स्पेन में किया गया है। यह चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित है। तो इसका सारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है यूनेस्को के द्वारा विश्व के पहले
चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। इस वर्चुअल म्यूजियम की शुरुआत स्पेन में किया गया है। इसका उद्देश्य चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों का वैश्विक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। तो जो भी वस्तु चोरी हो गई है सांस्कृतिक धरोहर, उसको वर्चुअली जो है पब्लिक के सामने लाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और ये जो म्यूजियम एक तरह से वर्चुअल म्यूजियम स्थापित किया गया, ये स्पेन देश में स्थापित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। यह सेमीकंडक्टर तकनीक से संबंधित है। तो ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम अभी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। और यह म्यूजियम सेमीकंडक्टर तकनीक और नवाचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्रों के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। भारत का जो पहला अनुसंधान केंद्र है ये दक्षिणी गंगोत्री जो है वो था। मैत्री की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। भारती जो है इसकी ये अनुसंधान केंद्र 2012 में शुरू हुआ था। तो सारा ही स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया कि भारत का जो पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र जो था वो है दक्षिणी गंगोत्री था, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र। उसके बाद देखिए दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम था मैत्री। 1988 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। पहला था दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, फिर मैत्री, और तीसरा जो था ये है भारती, जो कि 2012 में इसको प्रारंभ किया गया था। भारत का नया अनुसंधान केंद्र अभी हाल फिलहाल में मैत्री 2 स्थापित किया जा रहा है। जनवरी 2029 तक संचालन में लाने की योजना भारत बना रहा है। तो अब मैत्री के ही नाम पे जो है मैत्री 2 शुरू किया जाएगा, जो कि भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा अभी तक का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए यहाँ पर दिया है कि अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के पुरस्कार के संदर्भ में आपको विचार करना है। अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस, देखिए SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना गया है। यह पुरस्कार ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से संबंधित है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, और भारतीय स्टेट बैंक को जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक इसमें चुना गया है। आपको दूसरे तरह से भी दे सकता था, किसे कैसे भी ऑप्शन दे देगा, पंजाब नेशनल बैंक दे देगा, कोई भी दूसरा बैंक दे देगा, HDFC दे देगा। तो स्टेट बैंक आपको याद रखना है कि अमेरिका का जो ये वित्तीय पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, इसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक जो है SBI, इसको सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना गया है पूरे विश्व का। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। इसमें दिया है कि देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि CBG के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। इसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव में स्थापित किया गया है। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री भी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए 70वां नंबर का जो अब क्वेश्चन नहीं है, अब 2-3 पॉइंट अलग से था जिसको क्वेश्चन बनाना सही नहीं दिखा, तो आपको डायरेक्ट मैं इसके पॉइंट को ही बता दे रहा हूँ। देखिए जापान की जो संसद है उसके द्वारा जो है साने ताकाइची को अब प्रधानमंत्री देश का चुना गया है। तो साने ताकाइची जापान की अब नई प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और LDP की नेता ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि LDP। और ये जो ताकाइची है ये पुराने सहयोगी पार्टी कोमेइती से अलग होने के बाद जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर एक नई गठबंधन सरकार बनाई है। इससे पूर्व जो थे इनसे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो थे शिगेरू इशिबा, जो कि 21 अक्टूबर 2025 को इस्तीफा दे दिए थे। तो शिगेरू इशिबा के बाद जो है अब ये प्रधानमंत्री बनी कौन? साने ताकाइची, जो कि
जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद 71 नंबर का देखिए पॉइंट, बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके नए अध्यक्ष चुना गया है मिथुन मनहास को। मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और सितंबर 2025 में रोजर बिन्नी की जगह जो है इनको चुना गया। वह जम्मू कश्मीर के पूर्व क्रिकेटर व प्रशासक हैं जिन्हें बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया था। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। ठीक है, अब 72 नंबर का देखिए क्वेश्चन 72, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 यानी कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच नॉर्वे में हुआ था, नॉर्वे के फोर्डे नामक जगह पर। इसमें भारत की जो मीराबाई चानू थी उनके द्वारा जो है 48 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक जीता गया। भारत कोई एकमात्र पदक जीत पाया और वो पदक था रजत पदक मीराबाई चानू के द्वारा। उत्तर कोरिया देश वो इसमें शीर्ष पर रहा, यानी कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में यानी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 की जो प्रतियोगिता है उसमें उत्तर कोरिया फर्स्ट रैंक पर रहा। भारत जो है इसमें किस नंबर पर रहा, तो भारत 16वें स्थान पर रहा, जिसमें चानू का यह विश्व चैंपियनशिप तीसरा पदक है। मीराबाई चानू का ये तीसरा पदक था विश्व चैंपियनशिप में, जिसमें भारतीय भारोत्तोलन में उम्मीद जगी। अब देखिए मुख्य बातें कुछ हैं, कहाँ पर ये हुआ था, तो फोर्डे नॉर्वे में ये आयोजन हुआ था। तारीख क्या था, 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच। भारत का जो प्रदर्शन है जिसमें मीराबाई चानू ने महिला वर्ग में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। कुल 199 किलोग्राम वजन इनके द्वारा उठाया गया। अन्य परिणाम में उत्तर कोरिया जो है 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीता। पदक तालिका में उत्तर कोरिया रैंक 1 आया है और कोलंबिया जो है इसमें दूसरे स्थान पर आया। ऐतिहासिक संदर्भ में मीराबाई चानू का यह विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पदक था। इससे पहले 2017 में ये एक स्वर्ण पदक जीती थी और 2022 में जो है रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मालदीव ने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन या संचरण EMTCT के ट्रिपल उन्मूलन रोकने में सफलता प्राप्त की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके द्वारा सोमवार को, यानी कि चलिए ये तो थोड़ा सा मैं नेट से लिया था क्योंकि हर चीज़ प्रतियोगिता दर्पण में भी कवर नहीं किया गया था, तो टॉपिक जो ज़्यादा बेस्ट था उसको मैं आपको शामिल किया, तो ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मालदीव ने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस, ये 3 रोग आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस। इसको माँ से बच्चों में ट्रांसमिशन जो होता है EMTCT, उसके ट्रिपल उन्मूलन को हासिल करने वाला दुनिया का ये पहला देश अब बन गया है मालदीव। तो इसको आप याद रख लीजिए, यानी कि मालदीव जो है ये 3 बीमारी को माँ से बच्चों में ट्रांसमिट ना हो इसको रोकने वाला या उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश बना। और 74 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें देखिए कि 2025 में अक्टूबर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें यूनियन यूथ फेडरेशंस ऑफ कंबोडिया यानी कि UYFC को उनके युवा सहभागिता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है आसियान पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो आपको पूछा जाएगा कि आसियान पुरस्कार 2025 किसको मिला, तो इस संगठन को मिला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूनियन यूथ फेडरेशंस ऑफ कंबोडिया को आसियान पुरस्कार 2025 दिया गया UYFC को। 75 नंबर और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है कि अमित शर्मा जो है इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो चयन पैनल है उसका अध्यक्ष अमित शर्मा को नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत में आयोजित महिला विश्व कप 2025 जीता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि महिला विश्व कप 2025 जो है जो जीता गया है तो इन्हीं के कार्यकाल में। तो उनके कार्यकाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत में आयोजित महिला विश्व कप 2025 जीता। तो चलिए इस तरह से हम लोग जो दिसंबर 2025 का जो मैगज़ीन है प्रतियोगिता दर्पण का उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किए। और मैं आपको भरोसे के साथ बता सकता हूँ कि इस मैगज़ीन में इससे बाहर काम का चीज़ इससे ज़्यादा आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है। हर एक पॉइंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पर्यावरण और खेल कूद, पुरस्कार, जो भी तमाम तरह की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर किए। बस आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट मैं बना सकूं। और मैं आपको बता दूं कि
मैं बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मेरे पास एक्सपीरियंस एटलीस्ट है कि क्या काम का है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो आप लोग थोड़ा ट्रस्ट रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, और अपना भरोसा बनाए रखें। आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर बेहतर जाएगा, और इस कंटेंट को आप अच्छे से देखिए, और एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप लगातार इसको देखते हैं तो संभवतः सारे ही करंट अफेयर्स का जो लगभग 20% का वेटेज रहता है, उसका अधिकांश हिस्सा आप बहुत ही कंफर्टेबली कवर कर लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।